स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक्चुअली एल्केन के मिक्सर को बोलते हैं, मिक्सर ऑफ एल्केन्स, उसी को पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम एक्चुअली काला कचरा टाइप होता है जो समुद्र के बीच में से निकाला जाता है, इसकी वेल्स होती है, ठीक है ना। और अपने हिंदुस्तान में भी कई जगह पेट्रोलियम निकाला जाता है, जैसे कि बॉम्बे हाई नाम से एक जगह है, वहां पे भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। और फिर वहां पे जब पेट्रोलियम की खुदाई की जाती है तो उस केस में सबसे पहले गैसियस पेट्रोल निकलते हैं, जिसमें मेजर जो कंटेन होता है वो मीथेन का होता है। लगभग 98% उसमें मीथेन का कंटेन होता है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन होता है। और जो मीथेन गैस होता है उसको कंप्रेस करके उसको यूज कर लिया जाता है, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से आप जानते हो, सीएनजी गैस के नाम से आप जानते हो। उसके बाद में कुछ हेवी पेट्रोलियम गैसियस निकलती है, जिसको एलपीजी की रूप में आप यूज कर सकते हैं, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हो, किचन गैस बोलते हो, डोमेस्टिक गैस बोलते हो। इसमें क्या होता है? मिक्सर ऑफ लिक्विड प्रोपेन, लिक्विड ब्यूटेन एंड अदर लिक्विड पैराफिन्स उसमें मिली होती है एलपीजी गैस की फॉर्म में, जो आप बोलते हो, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो पेट्रोलियम निकाला गया है, एल्केन्स का जो मिक्सर निकाला गया है, इसको रिफाइनरी में ले जाया जाता है। ध्यान रखें, पेट्रोलियम और पेट्रोल में डिफरेंस है, ठीक है ना। पेट्रोलियम तो एल्केन्स का मिक्सर होता है, और पेट्रोल क्या है कि जो पेट्रोलियम जब रिफाइनरी में ले जाया जाता है उसके बाद उसको फ्रैक्शंस में तोड़ा जाता है। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोलियम को एक कॉलम में रखा जाता है, उसको बहुत हीट किया जाता है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाए, उसको कंडेंस करके यूज करते रहेंगे। सबसे पहले उसमें पेट्रोलियम ईथर्स निकलते हैं, उसके बाद में जो पेट्रोल निकलता है जो होता है C7 to C9 कार्बन्स का जो मिक्सर है एल्केन्स का, उसको पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में और भी कई चीजें निकलती हैं। उसके बाद में C16 निकलता है जिसको डीजल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ जो हेवी ऑयल्स होते हैं वो निकलते हैं, जिनको मोबिल के नाम से जानते हैं। फिर कुछ पेट्रोलियम जेलीज निकलती है। तो इस तरह से जब सब कुछ जो पेट्रोलियम में अवयव होते हैं, सारे अवयव जब उड़ जाते हैं, उसके बाद भी जो कचरा बचता है लास्ट में, वो भी यूज होता है, वो भी उसकी भी मार्केटिंग की जाती है। उसको बोलते हैं चारकोल। आपने सुना होगा कि उससे रोड वोड बनाई जाती है, या उसका यूज पेंट वगैरह में भी किया जाता है। और लास्ट में जो काला कचरा बचा है वो भी 20-25 रुपए किलो बिक जाता है मार्केट में। इसलिए कहते हैं कि जिन देशों में पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिन देशों में पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो पेट्रो डॉलर्स कमाते हैं। मतलब उस पेट्रोलियम का जो सोर्स है, और पेट्रोलियम में जितने भी अवयव है, जितने भी घटक है, वो सभी घटकों का, उन सभी अवयवों का मार्केटिंग किया जाता है और वो बिकते हैं मार्केट में, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि वो थोड़ी रिच कंट्री में मानी जाती है। अपने हिंदुस्तान में भी रिफाइनरीज है काफी सी, जैसे आपने सुना हो तो मथुरा में एक रिफाइनरी है, असम में एक रिफाइनरी है, ठीक है। तो जो हिंदुस्तान में पेट्रोल निकाला जा रहा है पेट्रोलियम, उसको तो रिफाइनरी में लाते ही है, और जो अदर कंट्रीज से पेट्रोलियम आ रहा है उसको भी वहां पे रिफाइनरी में ले जाया जाता है, ठीक है। एक कंट्री है, आपने सुना हो तो बहरीन के नाम से, बहरीन नाम की जो कंट्री है, वहां पे बड़े रूल्स है लोगों के लिए रहने के लिए। वहां पे लगभग ऐसा कहा जाता है कि आधी से ज्यादा आबादी वहां पे उस देश की नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री विदेशों से आई है, जो वहां कमाने के लिए जाते हैं। और वहां का ये एक रूल है कि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आपके पास में खुद का व्हीकल है तो, और लाइसेंस है, तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, अदरवाइज आप पैदल चले, ठीक है ना। तो कई तरह की उसके बारे में किस्से हैं, आप देखोगे तो। और मैंने अभी पहले उनके बारे में कुछ पढ़ा था। बहरीन नाम की कंट्री जो है, छोटी कंट्री है और समुद्रों के बीच में वो कंट्री है, और 15 लाख के आसपास उस कंट्री की आबादी भी है। तो वहां का जो किंग है, जो बहरीन नाम की कंट्री है, वहां का जो किंग है, उस किंग को आसपास वाली जो कंट्री है वहां के लोग उसको पैसा देते हैं। मतलब आसपास की जो कंट्री है वो उस बहरीन नाम की कंट्री के जो किंग है उनको पैसा दिए जाता है हर साल की साल। वो इसलिए देते हैं क्योंकि आप वहां से पेट्रोल ना निकालें, मतलब पेट्रोल ना निकालने के उनको पैसे दिए जाते हैं वहां की किंग को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बहरीन कंट्री है वो जियोलॉजिकली वहां वो जो कंट्री है वो थोड़ा लोअर है, मतलब उसका जो लैंड है वो थोड़ा निचले स्तर पे है। इसीलिए अगर वो पेट्रोल निकालने बैठे तो आसपास की जो कंट्री है उन सभी के पेट्रोलियम उधर ही निकल जा रहे हैं,
पैसा देते हैं और कहते हैं कि बाबूजी आप पेट्रोलियम ना निकालें और पैसे ले दे रहे हैं हर साल, ठीक है ना। तो ये कई तरीके के वहां के किस्से हैं, इसीलिए कहते हैं कि जहां पेट्रोलियम यूज किया जाता है वो अच्छी कंट्री मानी जाती है पैसों के मामले में। अच्छा, पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह के कांड किए जाते हैं, कई तरह के जुगाड़ किए जाते हैं कि पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पेट्रोल होता है ना, वो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे बना हुआ पेट्रोल होता है। तो 6 मेंबर का रिंग ले लो और 2 कार्बन बाहर की तरफ लगा दो, जिससे 7 से 9 कार्बन तक के एल्केन्स का मिक्सचर होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है एरोमेटिक रिंग वाला जो पेट्रोलियम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में जो पेट्रोल होता है वो एल्केन्स जो एलिवेटिक टाइप में है वो वाला पेट्रोल होता है, लेकिन जिनमें ब्रांचिंग होती है ना वो ज्यादा बढ़िया होता है, और जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती वो सबसे लोअर क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है। अच्छा, पब्लिक को वही वाला अवेलेबल होता है, ठीक है ना, पब्लिक को यही वाला पेट्रोल अवेलेबल है जो सबसे पुअर क्वालिटी का पेट्रोल होता है, और जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है ये बेस्ट क्वालिटी के पेट्रोल है, एरोप्लेन्स वगैरह में इनको यूज किया जाता है जनरली, और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, जो कि कल में हमारे पास अवेलेबल होता है, वो सबसे पुअर क्वालिटी का पेट्रोल है। अच्छा, पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के जुगाड़ किए गए हैं, जैसे एक कंपाउंड है TEL टेट्रा इथाइल लेड के नाम से। इस कंपाउंड से क्या होता है, इथाइल फ्री रेडिकल बनता है, और जो सबसे पुअर क्वालिटी का पेट्रोल है जो नॉन ब्रांच्ड है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है ना, तो ये इथाइल रेडिकल उसमें मिला दिया जाता है। इथाइल रेडिकल मतलब TEL उसमें मिला दिया जाता है, टेट्रा इथाइल लेड उसमें मिला दिया जाता है, जिसके दौरान ये इथाइल रेडिकल बना के इथाइलेशन कर देता है और वहां पे वो ब्रांचिंग कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्रांचिंग होने के दौरान ही पेट्रोल की क्वालिटी जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। हालांकि जहां तक मेरा मानना है इसको 2000 के आसपास में बैन किया गया था, TEL को, टेट्रा इथाइल लेड को बैन इसलिए किया गया क्योंकि जो बड़ी बड़ी हाईवेज थी उनके जो आसपास के लोग थे उनमें देखा गया कि कैंसर की समस्या पाई गई, या कैंसर के मरीज वहां ज्यादा मिले। अगर बात करें कोई हाईवे से दूर जो रहते हैं उनके कंपेरेटिवली जो हाईवे के पास में लोग रह रहे थे वहां पे कैंसर की समस्या पाई गई। तो इसका जब देखा गया साइंटिफिक तरीका कि ऐसा क्या रीजन है, तो जब वहां हाईवेज के पास में जो खेत थे उनकी मिट्टी की जब जांच की गई तो पता चला कि वहां की मिट्टी में लेड का कंटामिनेशन पाया गया, मतलब उसमें लेड जो है ना वो मिला। और आपको तो पता है कि जो लेड है, लेड इन फ्री स्टेज इन इज कैंसर कॉज, मतलब लेड अगर फ्री स्टेज में होता है तो वो कैंसर, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में अगर वो होता है तो वो कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है। यही कारण है कि बाद में उसको बैन किया गया टेट्रा इथाइल लेड को। उसके बाद में फिर पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 5% उसमें इथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है, वो ब्रांचिंग करने के लिए, और कुछ नहीं। तो पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक स्केल होता है जिसको ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। ऑक्टेन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा और पेट्रोल की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ऑक्टेन नंबर कैसे निकालते हैं, या ऑक्टेन नंबर कैसे पता चलता है कि किस नमूने, कोई मान लो सैंपल आया पेट्रोल का, पता करना है कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, तो वो कैसे जांचे, ठीक है ना। तो उसको जांचने की भी कई मेथड्स हैं। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक स्केल मापी गई है, और ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है वो पेट्रोल जो है वो उतनी ही बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल होता है, ठीक है। तो जो एक आइसोऑक्टेन कंपाउंड है और एक एनहेप्टेन नाम से कंपाउंड है। आइसोऑक्टेन जो कंपाउंड है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह का कंपाउंड ये बनना। तो आप देखें कि कंपाउंड है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन का जो IUPAC नाम है वो होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल। देखें आप 1 2 3 4 5 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ध्यान रखें कि आइसोऑक्टेन जो होता है ना वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है जो जनरली ट्रेंड वाले कंपाउंड्स करते हैं, जैसे कि आइसो का मतलब एक CH पे 2 CH3 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपने देख पा रहे होंगे कि नियो ग्रुप भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो एक 4 डिग्री भी है, एक 2 डिग्री भी है, आइसो ग्रुप भी है और नियो ग्रुप भी है, मतलब ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखें। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। और अगर इसमें ये बीच वाला कार्बन हटा दिया जाए और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसको आइसोहेप्टेन बोलते हैं। तो दोनों ही एक्सेप्शन है। आइसोहेप्टेन को ट्रिप्टेन के नाम से भी जानते हैं, खैर वो अलग बात है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आइसोऑक्टेन है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है।
क्योंकि इसमें ब्रांचिंग वगैरह अच्छे से की गई है। तो आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 है। और एक और कंपाउंड है एन-हेप्टेन। एन-हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है ये 0 होता है। तो ये जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने की स्केल है। जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उस पेट्रोल की क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है पेट्रोल अच्छा होता है, ब्रांचिंग नहीं होती है पेट्रोल घटिया होता है। तो आइसोऑक्टेन में ब्रांचिंग वगैरह अच्छे से होती है, इस वजह से इसका जो ऑक्टेन नंबर वो 100 है ये माना गया है और ये बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है, ये देखा। और एन-हेप्टेन में ब्रांचिंग नहीं है तो ऑक्टेन नंबर 0 है, सबसे पुअर क्वालिटी का ये पेट्रोल माना गया। ठीक है ना। एक्चुअली असल में होता क्या है कि जिस इंजन में पेट्रोल का यूज किया जाता है उस इंजन को इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। उस इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में पिस्टन लगा होता है। और पिस्टन में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल उसमें ले जाया जाता है और फ्यूल उसमें ले जाके पेट्रोल उस पिस्टन में ले जाके उसको स्पार्क प्लग की सहायता से उसको जलाया जाता है। और जैसे ही वो फ्यूल वहां जलता है, जैसे ही वो पेट्रोल वहां जलता है तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है और पिस्टन में हीट होता है। और पिस्टन में हीट होने की वजह से जो पिस्टन होता है वो मूव करता है और पिस्टन मूव करेगा और पिस्टन से फिर एक्सेल जुड़ा होता है और एक्सेल को फिर आगे आप पहिए से जोड़ सकते हैं, व्हीकल से, या मतलब कुछ भी आप उसका यूज कर सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में। तो वो आ गया कि पहले जो इंजन था इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन होता है और पिस्टन में फ्यूल जलता है और स्पार्क प्लग की सहायता से उसको जलाया जाता है। और जैसे ही वो फ्यूल जला तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है और पिस्टन में हीट होता है। हीट होने की वजह से पिस्टन मूव करता है और पिस्टन के मूव करने की वजह से पिस्टन को एक्सेल से जोड़ दिया जाता है और एक्सेल को आगे पहिए से जोड़ दिया जाता है, तो वो मूवमेंट चलता रहता है। और देखो अच्छा पेट्रोल वो है जो धीरे धीरे चले। भाई अच्छा पेट्रोल तो वही होगा ना जिसका आप ज्यादा दूर तक यूज कर सके, जो स्मूथली चल रहा है। आप अच्छा पेट्रोल किसको बोलोगे, जो धीरे धीरे चल रहा है या जो जो फटाक से चल रहा है, जिसमें एनर्जी तुरंत जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो अच्छा पेट्रोल वो माना जाएगा ना जो धीरे धीरे चले, ताकि वो एवरेज ज्यादा दे, ज्यादा दूर तक अपन उसका यूज कर सके। तो अच्छा पेट्रोल वो है जो स्मूथली एनर्जी देता है। लेकिन अच्छा पेट्रोल वो नहीं होता जो जलते जलते उसका जो लास्ट का हिस्सा होता है ना वो एक साथ जल जाता है। मतलब जो अच्छा क्वालिटी वाला पेट्रोल नहीं होता है, जो पुअर क्वालिटी पेट्रोल होता है, उसमें क्या होता है वो जलते जलते उसका जो अंतिम हिस्सा होता है ना वो एक साथ जल जाता है, जिससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और उसके एक साथ जलने की वजह से एक मेटालिक साउंड क्रिएट होता है, ठीक है ना, जिसको नॉकिंग साउंड भी आप बोलते हो। तो नॉकिंग साउंड क्या होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है उसमें नॉकिंग साउंड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो पुअर क्वालिटी का पेट्रोल होता है उसका आखिरी हिस्सा एक साथ जलने की वजह से, आखिरी हिस्सा एक साथ जलने की वजह से उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी वेस्ट होती है और एक साथ जलने की वजह से उसमें पिस्टन में ज्यादा हीट होता है और पिस्टन से एक आवाज निकलती है और उस आवाज को बोलते हैं नॉकिंग साउंड। और जिस इंजन में, जिस कंबशन इंटरनल कंबशन इंजन में नॉकिंग साउंड जितना ज्यादा होगा, जिस इंजन में नॉकिंग साउंड जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि उसमें पेट्रोल की खपत उतनी ही ज्यादा हो रही है, यानी पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही कम है। समझ गए? तो नॉकिंग साउंड जितना ज्यादा होता है पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही कम होती है। मैंने यहां लिखा भी है कि नॉकिंग परफॉर्मेंस जितना ज्यादा, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो उतना ही कम होगा। तो आप जरा बताएं, जो आइसोऑक्टेन था उसका ऑक्टेन नंबर 100 है, यानी ये बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल है। इसका मतलब आइसोऑक्टेन में नॉकिंग परफॉर्मेंस कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। तो इसका जो नॉकिंग है वो कम होता है। जबकि जो एन-हेप्टेन है वो उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है और ये सबसे पुअर क्वालिटी का पेट्रोल था। और पुअर क्वालिटी का पेट्रोल में, घटिया क्वालिटी के पेट्रोल में आपको पता है कि नॉकिंग साउंड ज्यादा होगा और नॉकिंग परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, इस वजह से ये पेट्रोल की क्वालिटी घटिया होती है। तो जितना नॉकिंग परफॉर्मेंस ज्यादा होता है पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही गिर जाती है। अब होता ये है, अच्छा पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह तमाम तरीके के जुगाड़ किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि TEL मिला देते हैं, टेट्राइथाइलेट मिलाने से वो ब्रांचिंग कर देता है और ब्रांचिंग कर देने से वो बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल में गिना
में जो नॉकिंग साउंड होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो एक चीज हो, इसीलिए जो TeL होते हैं, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि TeL जो होता है ना, इस तरह के कंपाउंड जो पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, समझ गए, जो पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर बना रहा है तो नॉकिंग परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। इसीलिए इनको एंटी नॉक एजेंट भी बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, जो नॉकिंग को कम करते हैं, मतलब ब्रांच करा के उसको इस तरह से। अब अगर कोई लैब में सैंपल आया, पेट्रोल का कोई सैंपल आया कि इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आपको जांचना है, तो लैब में कोई जैसे सैंपल आया है कि साहब इस पेट्रोल का कितना की क्वालिटी है वो आप चेक करके हमें बताएं, तो किसी नए सैंपल का ऑक्टेन नंबर कैसे जांचते हैं, तो ये सीखते हैं। और यही हमें सीखना था इस टॉपिक में कि होता यह है कि जो एक इंजन है, स्टैंडर्ड इंजन जो होता है, लैब का जो इंजन होता है, उस इंजन में एन-हेप्टेन और आइसोक्टेन के कुछ मिक्सर बना के पेट्रोल बनाते हैं और उस इंजन में वो डाल करके उसका नॉकिंग साउंड चेक कर देते हैं। भाई जो आपके पास में सैंपल आया है नए पेट्रोल का, उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आपको जांचना है, तो जो स्टैंडर्ड इंजन होता है, लैब का जो इंजन होता है, उस इंजन में से उसको चलाया जाता है उस पेट्रोल को, और पर सेकंड वो जो पेट्रोल है वो उस इंजन में कितना नॉकिंग कर रहा है ये काउंट कर लिया जाता है। भाई जो नया पेट्रोल है उसको इस इंजन में चलाया जाता है और उस इंजन में वो पर सेकंड कितना नॉक कर रहा है वो कैलकुलेट करके लिख लिया जाता है, और फिर उस इंजन को साफ कर दिया जाता है, उसकी सफाई करके उसको पूरा क्लीन किया जाता है, और फिर उस इंजन में पहले से ही लैब में एन-हेप्टेन और आइसोऑक्टेन के अलग अलग नमूने बना के रख लिया जाता है। पहले से ही ये लैब में पड़े होते हैं कि ऐसा एक पेट्रोल नमूना बना के रखते हैं लैब में जिसमें एन-हेप्टेन 10% है और आइसोऑक्टेन 90% है। ऐसा नमूना पहले से ही बना होता है कि जिसमें एन-हेप्टेन 25% है और जो आइसोऑक्टेन है वो 75% है। ऐसा भी बना, मतलब खूब सारे के कई तरह के सैंपल ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना, 10%, 20%, 30, 25, 30, 40, तो इस तरह से। और फिर एक एक करके इन सभी पेट्रोल के सैंपल्स को उसी इंजन में बारी बारी से चला के चेक किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि किस पेट्रोल, किस इनमें से कौन सा ऐसा सैंपल है जिस पेट्रोल का नॉकिंग, जो सैंपल आया है उस पेट्रोल के नॉकिंग के बराबर आ रहा है, जिसमें वो नॉकिंग परफॉर्मेंस मैच कर जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि जो आइसोऑक्टेन का परसेंटेज है वही उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कि कोई पेट्रोल है जिसका आपने देखा कि ऑक्टेन नंबर कुछ आ रहा था और इस नमूने के बराबर उसका ऑक्टेन नंबर आपको मिला, दोनों का जो नॉकिंग साउंड है, नॉकिंग परफॉर्मेंस है पर सेकंड, वो मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि उस पेट्रोल का जो सैंपल आया था उसका ऑक्टेन नंबर 90 है, समझ गए, क्योंकि एन-हेप्टेन का तो ऑक्टेन नंबर 0 होता है, ठीक है, तो जो भी कुछ बचेगा वो आइसोऑक्टेन का ही देखा जाता है। तो कहा अच्छा ऐसा कोई सैंपल आपने लाया या ऐसा कोई सैंपल मिला जिसका जो नॉकिंग साउंड था वो इस वाले सैंपल के नॉकिंग साउंड के बराबर मिला, मैच कर गया। इसका मतलब ये है कि जो आइसोऑक्टेन है वो 75% है, इसका मतलब उसका ऑक्टेन नंबर 75 है। यानी अगर कोई सैंपल है जिसमें एन, अच्छा ऐसा सवाल बनाया जा सकता है कि एक पेट्रोल का मिक्सर है जिसमें एन-हेप्टेन 10% है जबकि आइसोऑक्टेन 90% है, तो बताओ कि उस सैंपल का, उस पेट्रोल सैंपल का ऑक्टेन नंबर कितना होगा? तो ऑक्टेन नंबर उतना ही होगा जितना आइसोऑक्टेन अवेलेबल होता है। तो इसका ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, इसका 75 हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा और इसका 50 हो जाएगा। और जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से चेक करते हैं पेट्रोल की क्वालिटी को। थैंक यू। एल्केन के टॉपिक में लास्ट पॉइंट बचा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले एक कार्बन से 4 कार्बन तक के जो एल्केन होते हैं वे गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस होती है, और कलरलेस होते हैं, रंगहीन पाया जाता है, और ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन ही होता है। और 5 कार्बन से लेकर के 17 कार्बन तक की जो एल्केन है, 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक की जो एल्केन है वे लिक्विड होते हैं और कलरलेस और ऑर्डरलेस, रंग
रंगहीन और गंधहीन ये होते हैं। और 18 कार्बन वाले कोई एल्केन हो या इससे ऊपर वाले कोई एल्केन होते हैं तो वो वैक्सी व्हाइट सॉलिड होता है। वैक्सी सॉलिड का मतलब होता है सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है ना, और व्हाइट सॉलिड फॉर्म में ये होता है। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो नियोपेंटेन है, आपको मालूम है कि जो 5 कार्बन का एल्केन है वो जनरली ट्रेंड के हिसाब से लिक्विड होना चाहिए, लेकिन जो नियोपेंटेन होता है ये गैस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट इसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी आप लिख दिया करें, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसमें वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, जिस एल्केन में वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और वान डेर वाल जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया कितना है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, और जितना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन फोर्स होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि ये होमोलोगस जो सीरीज है उसमें ये काम करेगा। बट अगर कोई आइसोमर्स की बात करें, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अगर इक्वल हो, किसी का अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर इक्वल है तो उस केस में कहा जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि सरफेस एरिया जितना कम है तो वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स भी कम है, और वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक सवाल मैंने यहाँ लिखा है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, आपको इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो आप देखें कि जो एन पेंटेन होता है उसमें कोई ब्रांचिंग, अच्छा सभी का मॉलिक्यूलर वेट आप चेक कर ले, सभी का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल सेम आएगा। तो हम कहेंगे कि अब सीधा किस पे डिपेंड करेगा, ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच है, इसमें कम ब्रांच है, और इसमें कोई ब्रांच नहीं है। आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर ले। तो हम कहेंगे कि जिसमें जितनी ब्रांचिंग ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम है, ठीक है ना। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिख दिया करेंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और जो मेल्टिंग पॉइंट है अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वही ब्रांचिंग पे, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम। देखो मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली सॉलिड्स के लिए देखा जाता है, और जिसमें जितनी अच्छी फिटिंग होती है, जिन क्रिस्टल्स में अच्छी फिटिंग होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होता है कंपाउंड उसमें उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसमें एक नोट करना एक चीज को कि जनरली ऐसा देखा गया कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अगर यौगिक में सिलेंड्रिकल शेप आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अगर यौगिक में, इसको करेक्ट करना थोड़ा सा, लेकिन अगर यौगिक में सिलेंड्रिकल शेप आ जाए या अगर यौगिक सिलेंड्रिकल शेप में चला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक हो जाता है। ध्यान दें इस पॉइंट को कि अगर मॉलिक्यूल पूरा सिलेंड्रिकल हो जाए तो उस केस में उसमें सिमेट्री बहुत तगड़ा हो जाएगा, और सिमेट्री ज्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होगा। तो जनरली ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अगर ब्रांचिंग इस तरह से हो जाए कि मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड पूरा सिमेट्रिकल हो जाए तो या सिलेंड्रिकल शेप में चला जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है। जैसे कि मैंने एक सवाल लिया है, ये पेंटेन है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन। आप देखें कि जो नियोपेंटेन है वो पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेप में चला गया है। सिलेंड्रिकल शेप में होने की वजह से वो इतना ज्यादा
सिलेंड्रिकल शेप में होने की वजह से इतना ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाता है कि उसमें फिटिंग बहुत अच्छी होती है। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट निकलेगा, सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट निकलेगा वो थर्ड का होगा। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में कैसे डील करोगे? फर्स्ट और सेकंड में कहेंगे कि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और फर्स्ट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। सर तीसरे में तो ब्रांचिंग थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि इसका सबसे ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो है, थर्ड वाला जो कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा किस शेप में चला गया है? सिलेंड्रिकल शेप में चला गया है। और सिलेंड्रिकल शेप में हो जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है। ये तथ्य आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और सवाल मैंने लिया है, ये ऑक्टेन है, आप देखें 8 कार्बन है, और जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है आप इसमें देखें कि ये फिर से पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, मतलब कंप्लीट ब्रांचिंग करके इसको सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया गया है। तो ये मोर सिमेट्रिकल होने की वजह से सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थर्ड का होगा। थर्ड की बाद में बोलो, फर्स्ट का, देन सेकंड। आप समझ गए होंगे कि जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है जनरली ऐसा कहा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन ब्रांचिंग इतनी या ब्रांचिंग इस तरह से हो जाए कि वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड पूरा सिमेट्रिकल हो जाए, सिलेंड्रिकल शेप में चला जाए, तो हम कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक है, ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट है, देखो जनरली मैंने ऐसे कहा है कि सबसे ब्रांचिंग तो बाद में चेक करते हैं, सबसे पहले क्या देखोगे? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसमें ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट जिसमें ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो कोई 9 कार्बन का एल्केन है आपके पास, और 9 कार्बन के एल्केन को 10 कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट किया, यदि 9 कार्बन से अगर 10 कार्बन की कंपाउंड में आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट वहां पे बढ़ेगा, क्योंकि एक कार्बन ऐड हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। और 10 कार्बन से 11 कार्बन की ओर चले तब भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब 9 से 10 में गए तो मैंने कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा है वो x डिग्री बढ़ा, और जो 10 से 11 कार्बन की तरफ बढ़े हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ है वो y डिग्री इंक्रीमेंट हुआ है। ये मैंने कहा है, ठीक है ना, ये माना है आपने कि x डिग्री और y डिग्री बढ़ा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, लेकिन जब वो विषम संख्या से सम संख्या में जाता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज अमाउंट है वो ज्यादा होता है, किसके कंपेरेटिवली? जब वो सम संख्या से विषम संख्या में जाए। यानी मैं कहूंगा कि जब वो विषम संख्या से सम संख्या में कन्वर्ट होता है तो जो इंक्रीज अमाउंट है मतलब कुछ ज्यादा ही इंक्रीज होता है। लेकिन अगर 10 से 11 में जाएगा, सम संख्या से विषम संख्या में जाएगा, तो इंक्रीज अमाउंट जो है वो कम होता है। यानी x और y में ज्यादा बड़ा होगा, x डिग्री जो है वो ज्यादा होगा और जो y डिग्री है वो कम होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है कि ऑड कार्बन से इवन कार्बन में कन्वर्ट करने से जो इंक्रीज अमाउंट है वो ज्यादा है, और इवन कार्बन से ओड कार्बन में जाने में जो इंक्रीज अमाउंट है वो कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये कंपाउंड है, इवन एल्केन है, ये ऑड एल्केन है। आपको तो पता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो जो इवन एल्केन होते हैं, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन होते हैं, वो मोर सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे? आप देखें, इसमें ये वाला जो कंपाउंड है और इसमें ये वाला जो, दोनों सिमेट्रिकल शेप में है, जबकि इसमें आप देखोगे तो ये इधर है और ये इधर है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना। इट इज मोर सिमेट्रिकल और ये लेस सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जितना सिमेट्रिकल ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसका मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इधर मैंने एल्केन्स का मॉलिक्यूलर वेट लिया है और इधर मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिया है। अगर मानो कि यहां पे कोई एल्केन है C9 कार्बन का, तो आपको पता है 9 से जब 10 में जाएगा तो इंक्रीज अमाउंट है वो ज्यादा होगा। तो मानो यहां पे ये 10 कार्बन पे गया तो ये C10 हो, तो इंक्रीज अमाउंट जो है ना वो भी इतना है। लेकिन अब जैसे ही ये 10 से 11 पे जाएगा ना तो इंक्रीज अमाउंट इतना होगा, बस ये आ गया C11। अब जब ये 11 से वापस 12 में जाएगा तो ये वापस से इंक्रीज अमाउंट ज्यादा हो जाएगा 12 कार्बन का, और जब ये 12 से 13 में जाएगा तो इंक्रीज अमाउंट फिर से कम हो जाएगा। तो मैं आपको मतलब ये जिगजैग जैसा ग्राफ आता है। आप देखिए कि जब ये इंक्रीज अमाउंट जो है वो इतना का, आप देखिए ये जो इंक्रीज अमाउंट है ये ज्यादा है और ये जो इंक्रीज अमाउंट है ये कम, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट है, याद रखें। और जो एल्केन होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है,
एक छोटा सा पॉइंट जो है कि जो एल्केन है उनकी जो डेंसिटी है, एल्केन की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो उसकी जो रेंज होती है वो 0.1 से लेकर के 0.9 तक होती है। एल्केन की जो डेंसिटी है वो 0.1 से 0.9 तक होती है, यानी H2O से, वाटर से ये हल्के होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो एल्केन्स की डेंसिटी कभी भी 1 पे नहीं जाती है, 1 से हमेशा कम होती है। ठीक है, अगर आप डेंसिटी का ग्राफ बनाना चाहें तो वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे कोई एल्केन है और ये 1 का ग्राफ है, यहाँ पे डेंसिटी 1 है, ठीक है ना, और ये केवल यहां तक ही जाके रुक जाएगा। ठीक है ना, ये इधर डेंसिटी है और इधर एल्केन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एल्केन की डेंसिटी 0.1 से 0.9 की रेंज में होती है, यानी एल्केन जो होते हैं वो जल से हल्के होते हैं। ठीक है, यही कारण भी है, इसका एक रीजन भी है कि जो समुद्रों में आग लग जाती है उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है समुद्र से, वेल से, तो वहां पे अगर कहीं लीकेज हो गया तो वो सारा जो पेट्रोलियम निकलेगा समुद्र के बीच में नीचे से, तो वो सारा का सारा पेट्रोलियम सतह पे आके रुक जाएगा, सरफेस एरिया पे आके रुक जाएगा, क्योंकि वो पेट्रोलियम जो होता है वो जल से हल्का है, हल्का है तो वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, वो उसमें मिक्स भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो पेट्रोलियम जल में घुल जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, वो एक नॉन पोलर है, एल्केन्स का ही तो मिक्सर है, और एल्केन जो है वो नॉन पोलर है, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन जो H2 होता है वो पोलर होता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक के फंडे से हम देखें तो हम कहेंगे कि H2O जल में एल्केन जो है ना वो नहीं घुलते। इसका मतलब अगर समुद्र में से पेट्रोल निकालते समय, पेट्रोलियम की खुदान करते समय अगर उस वेल में कहीं कोई लीकेज हो गया छोटा मोटा भी, तो वो सारा का सारा पेट्रोल सरफेस पे आके रुकेगा और वहां आग लग जाती है, और इस आग को बुझाना भी संभव नहीं है जब तक कि सारा पेट्रोलियम खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो आग नहीं बुझाई जा सकती। ठीक है ना, तो इस तरह से एल्केन के चैप्टर को फिनिश करते हैं।